नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम चर्चा विद अनुराग पर। दोस्तों, यदि आपका दिल्ली पुलिस का फिजिकल डीबीपीएसटी और फिजिकल लगा हुआ है 25 जुलाई 2026 से, तो दिल्ली पुलिस की तरफ से एक नई नोटिस फिर से जारी कर दी गई है। तो दोस्तों, अगर आप जा रहे हैं देने फिजिकल, उससे पहले ये नोटिस में क्या क्या लिखा है बहुत ध्यान से देख लीजिए, ताकि आपको वहां से रिटर्न लौटना ना पड़े। तो दोस्तों, मैं ये नोटिस में क्या है, कैसे है, क्या बताया गया, मैं सारी चीजें आपको बता दे रहा हूँ। अब तक इसको ध्यान से सुन लीजिए। दोस्तों, इस नोटिस में लिखा गया है, दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2025 के अंतर्गत कांस्टेबल, पुरुष एवं महिला कांस्टेबल, चालक, हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल तथा हेड कांस्टेबल के पदों हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए सभी अभ्यर्थियों का शारीरिक दक्षता एवं मान परीक्षा दिनांक 25/7/26 शनिवार से प्रारंभ होने की संभावना है। इसी शॉर्ट लिस्ट अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि तदनुसार आवश्यक तैयारी कर लें तथा नीचे दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उनका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। तो दोस्तों, आपको क्या क्या लेके जाना है वहां पर, अपने जहां पर आपका सेंटर बनेगा डीपीएसटी के लिए, वही इसमें नंबरिंग करके बताया, तो मैं बता देता हूँ एक एक करके। दोस्तों, इसमें लिखा है, अभ्यर्थी अपना ई प्रवेश पत्र यानी कि जो आपका एडमिट कार्ड जारी होगा उसको अनिवार्य रूप से लेकर जाएं। और इसको डाउनलोड करने के लिए दिल्ली पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट से इसको डाउनलोड करने का लिंक बना दिया जाएगा, उससे आप डाउनलोड कर सकेंगे। अभ्यर्थी अपने साथ नवीनतम रंगीन पासपोर्ट आकार के 10 फोटो का, दोस्तों अपना लेटेस्ट का 10 फोटो रंगीन वाला खिंचवा के रख लीजिए अभी से, उसको लेके जाना है। और कम से कम फोटो पहचान पत्र, मतलब एक ऐसा पहचान पत्र लेके जाना है जिसपे आपका फोटो लगा हो। उनमें क्या क्या मान्य होगा वो सारी नीचे लिस्ट बना के दिया है। यदि आप अगर पहचान पत्र नहीं लेके जाते हैं तो इसमें साफ साफ लिखा है, यदि ऐसा न करते हैं तो उन्हें शारीरिक दक्षता एवं मानक परीक्षा सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दोस्तों, इसका बहुत विशेष ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास पहचान पत्र फोटो युक्त नहीं होगा तो आपको गेट से बाहर निकाल दिया जाएगा। और उसमें क्या क्या मान्य हो जाएगा पहचान पत्र के रूप में, वो लिस्ट बना के दिया, मैं बता दे रहा हूँ। पासपोर्ट हो, यदि आपके पास वो भी मान्य हो जाएगा। आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, सेवा पहचान पत्र, जैसे भूतपूर्व अगर आप सैनिक हैं तो उसमें एक आईडी कार्ड बनता है, तो अगर वो भी है तो वो भी चल जाएगा। अब विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र, दोस्तों अगर हम किसी विश्वविद्यालय विद्यालय में पढ़ते हैं तो एक आईडी कार्ड बनता है, अगर वो भी है तो वो भी मान्य हो जाएगा। मतदाता पहचान पत्र, वोटर आईडी कार्ड भी वैलिड है। स्थायी खाता संख्या यानी कि पैन कार्ड, अगर पैन कार्ड आपके पास है तो वो भी वैलिड है। रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी भूतपूर्व सैनिक डिस्चार्ज बुक, यानी कि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो जब आप रिटायर हुए होंगे तो आपको एक डिस्चार्ज बुक मिली होगी, अगर वो भी है तो वो भी मान्य कर लिया जाएगा। केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा जारी कोई अन्य फोटो पहचान पत्र, यदि आप राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा की कोई भी पहचान पत्र आपके लिए जारी किया जाए तो वो भी मान्य कर लिया जाएगा, बस उसका फोटो होना चाहिए आपका, बस। फिर दोस्तों, अगला नोटिस वो बात करें नंबर, तो क्या इसमें लिखा है, अभ्यर्थी अपने साथ उसी उपयुक्त मूल दस्तावेज जैसे शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पर्वतीय क्षेत्र हिल एरिया प्रमाण पत्र, यदि आप पहाड़ी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, आपको आरक्षण का लाभ चाहिए तो वो प्रमाण पत्र आपको लेके जाना जरूरी है। दोस्तों, इसका तो पहली चीज है तो फोटो कापी भी आपको लेके जाना, ओरिजिनल भी लेके जाना, ये नहीं कि फोटो कापी करा के लेकर आप पहुंच जाए, ओरिजिनल ना लेके जाए, ऐसी गलती मत करिएगा। तो फिर दोस्तों, इसके बाद आगे आप खेल प्रमाण पत्र, यदि आपने कोई खेल का प्रमाण पत्र लगाया तो उसको भी लेके जाना है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस जो लोग हैं वो अपना प्रमाण पत्र लेकर जाएंगे। ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाना, दिल्ली पुलिस वार्ड प्रमाण पत्र, अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते तो उसको भी लेके जाना है। दिल्ली पुलिस विभागीय प्रमाण पत्र, उसको भी लेके जाना है। एनसीसी अगर आपने लगाया है तो एनसीसी प्रमाण पत्र लेके जाना है। और इसमें एक प्रमाण पत्र दे रखा है आरआरयू प्रमाण पत्र, इस तरह का कोई प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो उसको भी लेके जाना है। तथा सभी दस्तावेज को स्वप्रमाणित, सेल्फ अटेस्टेड जिसको बोला जाता है दोस्तों, यानी कि सबके फोटो कॉपी करा लेने हैं और सेल्फ अटेस्टेड करना, खुद से सिग्नेचर करके उसको एक सेट बना करके लेके जाना है। तो ये रही बात है दोस्तों। अगले नंबर की बात करें, इसमें लिखा है कि मूल दस्तावेज प्रस्तुत किए बिना किसी भी प्रकार का लाभ अथवा छूट प्रदान नहीं की जाएगी। दोस्तों, जो अभी मैंने ऊपर बताया, जैसे हिल एरिया से संबंधित एनसीसी हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, इस तरह का जो भी आपने फॉर्म भरते समय आरक्षण पाने के लिए सर्टिफिकेट अपलोड किया है, इस तरह का अगर सर्टिफिकेट इस समय अगर आप नहीं पेश कर पाएंगे तो आपको आरक्षण, आपको उसका लाभ नहीं दिया जाएगा। इसमें साफ साफ लिखा है, मूल दस्तावेज प्रस्तुत किए बिना किसी प्रकार का लाभ अथवा छूट प्रदान नहीं की जाएगी तथा अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए किसी भी प्रकार के अतिरिक्त समय अथवा समय वृद्धि प्रदान नहीं की जाएगी। दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि जिस दिन आपका डीबी रहेगा उसी दिन आपको ये सारे डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने होंगे। आपको टाइम नहीं दिया जाएगा कि चलिए 2 दिन बाद ला करके दिखा दीजिएगा, 5 दिन बाद ला करके, नहीं, आप समय कम है, अभी से सारे डॉक्यूमेंट अपने रेडी रखिए। फिर दोस्तों, आगे बात करें तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी, आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अधिसूचना में वर्णित निर्धारित महत्वपूर्ण सर्कुलर डेट के अनुसार उक्त आरक्षण के लिए पात्र हैं। अभ्यर्थियों को
पीई एंड पीएमटी के समय निर्धारित जाति समुदाय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यह प्रमाण पत्र संबंधित पद की अधिसूचना नोटिफिकेशन के प्रासंगिक परिशिष्ट में निर्धारित प्रारूप के अनुसार होना चाहिए। किसी अन्य प्रारूप में जारी किए गए प्रमाण पत्र स्वीकृत नहीं होंगे। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा दोस्तों। फिर बात करें अगले नंबर की, तो कांस्टेबल पुरुष पद के लिए अभ्यर्थियों के पास पीईएमटी की तिथि की वैध लाइट मोटर व्हीकल यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। हाँ दोस्तों, इसमें ड्राइविंग लाइसेंस बहुत ही जरूरी है। लर्नर लाइसेंस स्वीकार नहीं होंगे, इसमें साफ साफ शब्द में लिखा है कि लर्नर लाइसेंस स्वीकार नहीं होंगे। तो दोस्तों अगर आगे बात करें, तो वर्तमान में सेवा में कार्यरत भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के निर्धारित प्रारूप में अनापत्ति प्रमाण पत्र, जिसको एनओसी बोला जाता है दोस्तों, तो आप जिस भी विभाग में कार्यरत थे इसके पहले वहां से एक एनओसी लेना पड़ता है। वो एनओसी वहां पर आपको दिखाना पड़ेगा, प्रस्तुत करना होगा, जिसमें सशस्त्र बलों से उनकी सेवा निवृत्ति, सेवा मुक्ति, डिस्चार्ज की तिथि स्पष्ट रूप से अंकित होनी चाहिए। यह प्रमाण पत्र संबंधित अधिसूचना नोटिफिकेशन के प्रासंगिक प्रशिष्ट में निर्धारित प्रारूप के अनुसार होना चाहिए। जो अभ्यर्थी पहले ही सशस्त्र बलों से सेवा निवृत्त, सेवा मुक्त हो चुके हैं, उन्हें निर्धारित घोषणा पत्र के साथ अपनी डिस्चार्ज बुक, डिस्चार्ज प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ये दोस्तों बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, इसको ध्यान दीजिएगा। फिर दोस्तों आगे बढ़े, तो कांस्टेबल कार्यकारी पद के लिए विशेष श्रेणी कमांड के अंतर्गत आवेदन करने वाले भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने अनिवार्य होगा, जिसमें यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो कि वे निम्नलिखित में से किसी एक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। जैसे पहला क नंबर क करके लिखा है, जिन्होंने विशेष बल जैसे कि स्पेशल फोर्स, एनएसजी, स्पेशल एक्शन ग्रुप में सेवा प्रदान की हो। अथवा फिर ख करके लिखा है, जिन्होंने कमांडो कोर्स में क्यूआई क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग प्राप्त की हो। अथवा नंबर ग में लिखा है, नौसेना यानी कि नेवी या वायुसेना यानी कि एयर फोर्स के ऐसे अधिकारी जिन्होंने विशेष कमांडो प्रकार की इकाइयों में सेवा प्रदान की हो। तो ये सारी चीजें आपको प्रस्तुत करनी होगी यदि आपने लगाया है तो। अब 10वें नंबर की बात करें दोस्तों, तो ऐसी महिला, ये महिला अभ्यर्थियों के लिए है, ऐसी महिला अभ्यर्थी जो डीवीपीएसटी फिजिकल के समय गर्भवती हो या बच्चे को जन्म दे चुकी हो, अथवा जिनका गर्भपात हुआ हो, उन्हें शारीरिक सहन शक्ति परीक्षण फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, भाग अनुमति नहीं दी जाएगी। और उन्हें प्रसव स्वास्थ्य लाभ अवधि समाप्त होने तक अस्थायी रूप से अनफिट घोषित किया जाएगा। ऐसी महिलाएं उम्मीदवारों को पीटी और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की निर्धारित तिथि स्थल पर इस संबंध में आवेदन और मेडिकल दस्तावेज जमा करने होंगे। तो दोस्तों जिन महिलाओं के साथ इस तरह की कोई बात है, उन्हें नेक्स्ट डेट के लिए एक मेडिकल सर्टिफिकेट और अपना जो बच्चा पैदा हुआ है या फिर गर्भपात हुआ, तो इसका मेडिकल सर्टिफिकेट ले जाकर वहां पर जमा करना होगा। तो आपको अगली डेट, अब वो निर्धारित करेंगे कि 1 महीने बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद कब देना है, वो आपको अगली डेट दे दी जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों फिर बात कर लेते हैं 11वें पॉइंट की। तो इसमें लिखा है कि पीई एंड एमटी की तिथि, समय अथवा स्थल में परिवर्तन के संबंध में किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाए। यानी कि आपका जिस दिन फिजिकल है उसी दिन आपका फिजिकल कराया जाएगा। यदि आप ये चाहते हैं कि मैं एक एप्लीकेशन देके अपना डेट आगे करवा लूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसमें नोटिस में साफ साफ लिखा है, जो अभ्यर्थी निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित नहीं होंगे उन्हें अनुपस्थित अब्सेंट मान लिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को पुनः अवसर प्रदान करने के संबंध में डाक, व्यक्तिगत रूप से ईमेल अथवा किसी अन्य माध्यम से प्राप्त किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। तो आप चाहे मेल करें, चाहे डाक द्वारा अपना एप्लीकेशन भेजें, आपको मतलब अब्सेंट एक बार घोषित कर दिया जाएगा तो आप इस भर्ती से बाहर कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों अगले पॉइंट की बात करें, तो अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे सुनिश्चित करने की संबंधित पद के लिए निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। अधिसूचना में उल्लेखित पीई एंड एमटी के निर्धारित मानकों को पूरा करते हैं। संबंधित पद की अधिसूचना कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की वेबसाइट पर उपलब्ध है, वहां से आप देख सकते हैं डाउनलोड करके। फिर अगले पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो पीई एंड एमटी यानी कि दोस्तों पीई का मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड, ये इसका मतलब है कि संबंधित होने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता या अथवा कोई अन्य व्यय का भुगतान नहीं किया जाएगा। दोस्तों इसमें ये इसका कहने का मतलब कि यदि आप ट्रेन से जाते हैं, बस से जाते हैं या फिर हवाई जहाज से जाते हैं अपना फिजिकल देने, तो उसके लिए दिल्ली पुलिस या एसएससी की तरफ से कोई आपको छूट या उसका रिकवरी पैसा नहीं दिया जाएगा। इसको आप अपने चार्ज या अपने पैसे से जाना पड़ेगा। तो दोस्तों अगले पॉइंट की बात करें, तो पीई एंड एमटी के दौरान होने वाली किसी भी दुर्घटना अथवा चोट हानि के लिए दिल्ली पुलिस उत्तरदायी नहीं होगी, और किसी दुर्घटना या चोट के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी दावे के लिए दिल्ली पुलिस की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो ये भी इसमें लिखा गया है। तो दोस्तों अगला पॉइंट है, जो उम्मीदवार दौड़
में सफल होंगे वे ही आगे की प्रतियोगिता यानी लंबी कूद, लॉन्ग जंप और ऊंची कूद, हाई जंप में भाग लेने के पात्र होंगे। लंबी कूद और ऊंची कूद में को क्वालिफाई करने के लिए उम्मीदवारों को 3 मौके दिए जाएंगे। हाँ दोस्तों, लंबी कूद और ऊंची कूद को पास करने के लिए आपको 3-3 मौके दिए जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। दौड़, लंबी कूद और ऊंची कूद में अयोग्यता के खिलाफ किसी भी अपील पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि आप एक बार डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो आप किसी अधिकारी या किसी विधायक मंत्री से रिकमेंडेशन करवाएंगे कि हमको फिर से अवसर मिल जाए, तो ऐसा अवसर आपको दोबारा नहीं दिया जाएगा। तो आप अपने तैयारी से जाइए। फिर दोस्तों अगले पॉइंट की बात करें, शारीरिक माप परीक्षण केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए आयोजित किया जाएगा जो शारीरिक सहन शक्ति परीक्षण, दौड़, लंबी कूद और ऊंची कूद में सफल घोषित होंगे। फिर अगले पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर किसी भी प्रकार की कीमती सामान, हथियार, धारदार वस्तुएं, मोबाइल फोन अथवा किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेकर न जाएं। अभ्यर्थियों को किसी भी निजी सामान के खोने अथवा क्षति होने के लिए दिल्ली पुलिस उत्तरदायी नहीं होगी। इसमें भी इन्होंने हाथ खड़ा कर दिया है। आप जो भी सामान लेकर जाएं, अपना मोबाइल, पैसा, ये भी गैजेट को भी कोई भी हो, तो उसकी सुरक्षा स्वयं करें। दिल्ली पुलिस ने हाथ खड़ा कर दिया कि चोरी हो जाएगा तो हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे। तो ये अगला और अंतिम पॉइंट है दोस्तों, किसी भी कदाचार में लिप्त पाए जाने वाले उम्मीदवारों को तुरंत प्रभाव से अयोग्य घोषित किया जाएगा। मतलब किसी भी तरीके के ऊटपटांग हरकत करते हैं या फिर जाली दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं या फिर किसी, जैसे कि आप रनिंग करने के लिए किसी नशीली दवा का यूज किए हैं या फिर इंजेक्शन लगाया है, तो इस तरह की अगर जांच होने पर आप इसमें संलिप्त पाए जाएंगे तो आपको भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये था दिल्ली पुलिस की तरफ से एक नोटिस। क्योंकि 25 जुलाई 2026 आप लोगों का फिजिकल शुरू हो रहा है, तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ही जरूरी थी। बाकी दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के लिए। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए, लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्ते दोस्तों।